G20 का इंडिया इटसेल्फ होस्ट कर रहा है अगले साल इन 2022। Obviously, India is the only player or is the only country in South Asia which is a member of the G20. हिंदुस्तान अगर G20 में जाता है तो क्या मेरे दिल को तीर लगते हैं कि उसमें कौन सी वो जनाब कीमिया नुस्खा है हिंदुस्तान में कि मोदी जाके खड़ा होता है और हम खड़े तमाशा देख रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान की तो कोई पॉलिसी नहीं है इंडो पैसिफिक, ना ही हमें कभी किसी ने बताया कि हमारी ये इंडो पैसिफिक की पॉलिसी है। भारत को एक के बाद एक जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठन हैं या ग्रुप हैं उसमें भारत को बुलाया जा रहा है, चाहे क्वाड हो, G7 हो या फिर अभी हाल में G20 हो, सभी में उसको सदस्यता दी जा रही है और भारत की बात को गंभीरता से सुना जा रहा है। यह भारत का विश्व की राजनीति में बढ़ते हुए प्रभाव का परिचायक है। इस साल G20 की बैठक इटली में हुई और अगले साल यानी 2022 में भारत में होने जा रही है, क्योंकि 2022 में भारत अपनी स्वतंत्रता का 75वां सालगिरह मना रहा है। यह भारत के अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर बढ़ते हुए रसूख का असर का परिचायक है। पाकिस्तान मीडिया इसको किस तरह देख रहा है, आइए आगे सुनते हैं। इसके इंडिया जो है उसने भी मेंबर है G20 का, और अगर मैं आपको बताता चलूं कि G20 का इंडिया इटसेल्फ होस्ट कर रहा है अगले साल इन 2022। Obviously, India is the only player or is the only country in South Asia which is a member of the G20। क्योंकि पाकिस्तान की तो कोई पॉलिसी नहीं है इंडो पैसिफिक, ना ही हमें कभी किसी ने बताया कि हमारी ये इंडो पैसिफिक की पॉलिसी है। और कल जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इंटरव्यू दिया था CGTN को, उसमें उन्होंने क्वाड का जिक्र किया और उस इंटरव्यू से ये लगा कि पाकिस्तान जो है वो क्वाड को एज ए थ्रेट देख रहा है, खतरा देख रहा है, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली इंडिया की मेन पोजीशन है उसमें। अगेन इंडिया इज द मेन पार्टनर फ्रॉम साउथ एशिया इन क्वाड, और तो कोई मुल्क नहीं है क्वाड में, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग में। ऑन द अदर हैंड जो है इंडो पैसिफिक का जो लार्जर फ्रेमवर्क है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें इंडिया इज वर्किंग विद ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग फ्रांस, इंक्लूडिंग जर्मनी, इंक्लूडिंग ग्रेट ब्रिटेन। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। सो इंडिया G7 में भी वो जो एक रोल मिला उनको, G20 में भी उनको एक, इसमें तो पुराने हैं यार वो, लेकिन एक ऑब्वियसली उनका जो रोल है जो ग्लोबल डिप्लोमेसी में और जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें वो रोल उनका बढ़ रहा है। गो के इंगेज होना चाहता है इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, लेकिन हम वो जो ओपननेस चाहते हैं कि हमें मिले, जो हम चाहते हैं कि हमें एक जिस तरह इंडिया को एज ए मेजर प्लेयर समझा जा रहा है उस तरह हमें भी ट्रीट किया जाए। जिस तरह के इमरान खान साहब ने यूके जाना था तो पता चला कि जो 10 इयर्स एग्रीमेंट जो पाकिस्तान इंडिया का और यूके का हुआ, पाकिस्तान भी उसी तरह का एक एग्रीमेंट चाह रहा है, बट सम हाउ इंडिया को तो मिल गया लेकिन पाकिस्तान कुड नॉट गेट दैट। और उसकी ऑब्वियसली वजूहात हमें पता है क्या है कि उसमें एक वजह तो ऑब्वियसली ये है कि नॉर्मली यूके जो है वो वही लाइन लेता है जो अमेरिका लाइन लेता है। दूसरा ये है कि वो समझते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ इंसेंटिव्स वी कैन गेट फ्रॉम पाकिस्तान। मेरा ख्याल है कि इसमें दुनिया को बातें करने से पहले हमें अपनी कैपेसिटी बिल्ड करनी चाहिए, हमें अपने आप को जरा तगड़ा करना चाहिए, फिर हम दुनिया से अच्छे अंदाज से बात कर सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ दुनिया को ब्लेम करने से मामलात जो है वो नहीं बेहतर होंगे। अगर हमें G20 का हिस्सा बनना है तो पाकिस्तान कुड बी पार्ट ऑफ द G20। उसके लिए हमें अपनी जो बायलैटरल डिप्लोमेसी है वो बेहतर करनी है। जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अमेरिका की और इंडिया की है, जिस तरह वेस्ट इंडिया को मेन स्ट्रीम कर रहा है थ्रू G7 और G20 में वो ऑलरेडी हैं, तो इट मीन्स दैट कि ये जो रेस है इंडिया की in terms of its global influence and in terms of its acceptance as a regional power, obviously ये एक बड़ी चीज है। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में शामिल होना, कौन? इंडिया जी। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में शामिल होने में चीन आड़े आ रहा है, शायद अब रूस भी आए। तो रूस क्यों आ रहा है सर? रूस से तो बड़ी दोस्ती है। नहीं तो अभी तो फर्क हो रहा है ना भाई, देखिए ना, जब हालात बदल रहे हैं। अगर एक दफा इंडिया शामिल हो गया उसमें तो फिर पाकिस्तान कभी जिंदगी में शामिल नहीं हो सकेगा, क्योंकि वो हर दफा वीटो कर देगा।
कोशिश कर रहा है, सारी जो कोशिश का जो महवर है इंडिया का वो ये है कि NSG में न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में उसको सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो अमेरिका ने उसको तस्लीम कर लिया है एटमी ताकत, वो उसे जगह मिल जाए, लेकिन चीन उसकी मुखालफत करे, मेंबरशिप उसकी मिल जाए, और हम उसके सख्त खिलाफ हैं, क्योंकि फिर ये हमारी एक किस्म की हमारे को बहुत बड़ा झटका होगा, फिर जिंदगी भर हम उसमें शामिल नहीं हो सकेंगे। इसलिए कि फिर चीन को हमारी मदद को आना पड़ेगा, रूस को आना पड़ेगा, और लेकिन अमेरिका की ये कोशिश है कि जितने भी ग्रुप है, एक ऑस्ट्रेलियन ग्रुप है, एक ऑस्ट्रेलिया का कभी अपना ग्रुप है, वो जो अलग से वियना ग्रुप कहलाता है, वो जो ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है वो उसको वियना ग्रुप कहते हैं, तो उसमें ये शामिल होना चाहता। सूरत हाल यूँ है कि सरबराही इजलास में ये शामिल नहीं हुआ, मतलब है कि ये जो दिफाई माहदा होने जा रहा है इसमें ये कोई गेम खेलेगा। जो चर्चा सुना उसमें लोगों की यह आम धारणा है कि सही आर्थिक नीति ही भारत के तेजी से आर्थिक प्रगति का आधार बना है, जबकि पाकिस्तान में इसकी कमी है। बिजनेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के नीति आयोग ने 2032 तक का भारत का एक आर्थिक रोड मैप बनाया है, जिसके अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था जो वर्तमान में $2.94 ट्रिलियन की है, उसे $10 ट्रिलियन तक ले जाने की व्यवस्था की गई है। जैसा कि एक अन्य स्टडी के अनुसार, जिसको PwC प्राइस वाटर कूपर्स ने भी प्रकाशित किया है, उसके अनुसार भारत 2030 तक विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा। चीन 1 नंबर पर, अमेरिका तीसरे नंबर पर, और इन दोनों के बीच भारत का दूसरे नंबर का स्थान होगा। इस महामारी के बाद विश्व व्यवस्था में व्यापक बदलाव होने जा रहा है, जिसके शुरुआती लक्षण अभी दिखाई देने लगे हैं। इसलिए PwC द्वारा की गई भविष्यवाणी में कौन पहला होगा, कौन दूसरा होगा या कौन तीसरे स्थान पर होगा, इसमें शायद बदलाव हो, परंतु एक बात तय है कि इस दशक के अंत तक भारत अपने को एक प्रमुख आर्थिक ताकत के रूप में विश्व में स्थापित करने में सक्षम होगा। इस महामारी के कारण और चीन से सीमा पर चल रहे विवाद के कारण भारत के आर्थिक विकास की गति थोड़ी कम होने वाली है, पर यह भारत को अवसर भी प्रदान करने वाला है, क्योंकि चीन से जो अमेरिका और जापान की कंपनियां बाहर निकलने वाली हैं, उसमें से अधिकांशतः भारत की ओर रुख कर रही है। चीन पर से हमारी निर्भरता भी घट रही है। इससे घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगी, जो आर्थिक विकास में मदद करेंगे। विश्व के देश भी चीन से अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं और विकल्प के रूप में भारत को चुन रहे हैं। अब की कूटनीति केवल सामान्य कूटनीति नहीं होकर आर्थिक कूटनीति, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में तब्दील हो गई है। जब से मोदी सरकार आए हैं, तब से अपनी कूटनीति में आर्थिक कूटनीति, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को प्रमुख स्थान दिया है, जिस कारण विश्व के देश भारत की ओर देख रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान लगातार आर्थिक बदहाली की तरफ बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, पाकिस्तान को अपने बजट का लगभग आधा 42% पिछले कर्ज की अदायगी के रूप में खर्च करना पड़ रहा है, और इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होने की ही संभावना है। इसका मूल कारण है कि पाकिस्तान पर चरमपंथियों के समर्थन देने का इल्जाम लगा है, जिससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर की कोई भी कंपनियां पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने नहीं आ रही है। केवल सीपेक चाइना ने इन्वेस्ट किया है, और वो भी अधिकांशतः कर्ज है, और वो भी महंगे दाम पर। अगर पाकिस्तान अपने पर लगे इस इल्जाम को हटा दे, तो कोई कारण नहीं है कि पाकिस्तान की आर्थिक प्रगति भी बढ़ जाए, तेजी आ जाए, और भारत से भी अच्छे रिश्ते बन जाए। हम केवल आज के डेट में यह कल्पना ही कर सकते हैं, आगे क्या होगा यह वक्त ही बतलाएगा। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नए वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।